डायन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। किस्त नंबर 7। डायन ने छोटी सी सना को ऊंचा उठाया और धुआं बनकर गायब हो गई। इसके साथ ही सना भी गायब हो गई। 11:15 पर जैसे ही अरूसा और रिफत सना को कमरे में लेने आई, दंग रह गई। सना अपने कमरे में नहीं थी। ये कहाँ गई भाभी? अरूसा ने के चेहरे पर परेशानी की शिकन आ गई। वॉशरूम में होगी, शायद तुम चेक करो, रिफत ने कहा। अरूसा ने वॉशरूम चेक किया तो डोर ओपन था। नहीं भाभी, यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ गई ये लड़की? रिफत का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भाभी, कहीं ये भाग तो नहीं गई? अरूसा ने कहा। चुप करो अरूसा, देखो यहीं कहीं होगी। चलो भाभी, बाहर देखते हैं। अरूसा कमरे से बाहर निकली। पापा चिल्ला काटने गए हैं, तब तक मैं कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। अनीस बैठे बैठे बोर हुआ तो लाइब्रेरी में आ गया। सलमान ने किताबें नहीं हैं, ना कुछ लैब में। मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर? अनीस दिमाग पर जोर डालते हुए बोला। अनीस ने राज़े डायन किताब को खोला और फिर से सलमानी किताबों के बारे में पढ़ने लगा। मगर काफ़ी देर पढ़ने के बाद अनीस को कुछ पता ना चल सका तो अचानक अनीस को कुछ याद आ गया। सीसीटीवी जो पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो इसमें डायन का चेहरा ज़रूर नज़र आया होगा। इस तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं, अनीस ने सोचा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। नहीं भाभी, पूरी हवेली में पता कर लिया है, लेकिन सना कहीं भी नहीं है और ना किसी नौकर ने इसको देखा है। साकिब ने कमरे में दाखिल होते ही बता दिया। तो फिर कहाँ जा सकती है ये लड़की? अनवर जी, रिफत आंसू साफ करते हुए अनवर से बोली। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि आलियान पर एक डायन का साया है? अरूसा ने कहा। 11:25 हो गए हैं और सना लापता है। हमें किसी तरह भी आलियान की शादी करवानी है, वरना इस डायन का साया हमारे आलियान से कभी नहीं जाएगा, रिफत ने बेचैनी से कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता? शायद शादी नहीं होगी क्या? अरूसा ने कहा। नहीं, ये शादी होगी, रिफत ने आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा। क्या मतलब है भाभी? दुल्हन तो गई, अब किससे? सना ने ना समझते हुए कहा। हम अभी यहाँ पर किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो माँ बाप के जो बिना माँ बाप के हो और इसकी शादी अलियान से कर देंगे, रिफत ने कहा। तो सबको झटका लगा। क्या मतलब तुम्हारा रिफत? अनवर ने कहा। मतलब आपको समझ आ गया है, बस जल्दी से लड़की को ढूंढे। हमारे पास 30 मिनट है, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, रिफत ने कहा। मगर भाभी, साकिब ने बोलने के से पहले रिफत ने इसे टोक दिया। अगर मगर कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए, रिफत ने इतना कहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हो गई। जी, दुल्हन कहाँ है? मुझे इन्हें मेहंदी लगानी है, इसने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा। देखो बेटा, दुल्हन को छोड़ो, तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसके माँ बाप ना हो? रिफत ने सीधा इसके पास आके दरवाज़ा बंद करते हुए इसके हाथ थाम कर बोली। जी आंटी, वो रिफत का मुंह तकने लगी। देखो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, रिफत ने कहा। हाँ आंटी, मेरी खाला की बेटी हरीम है, जिसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे, अलीना ने कहा। क्या सच? वो कहाँ है बेटा? रिफत के चेहरे पे उम्मीद की किरण सी आ गई। जी नीचे ही है वो, चलो मुझे ले चलो, रिफत उतावली होकर बोली। मगर सबने बोलना चाहा, रिफत ने हाथ उठाकर रोक दिया और अलीना को लेकर कमरे से निकल गई। अलीना को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आमिल बाबा अपना काम निपटाकर चल जाने के लिए उठकर खड़े हुए ही थे कि तभी इन्होंने देखा कि एक औरत दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी है। कौन हो तुम? आमिल ने कहा। औरत पीछे की तरफ मुड़ गई। अरे बेटा, तुम यहाँ कोई काम था क्या? आमिल ने ऐसे कहा जैसे वो इसको अच्छी तरह से जानता हो। काम तो है ना, तुम्हारी जान चाहिए, वो हंसते हुए बोली। क्या मतलब? आमिल ने कहा। मतलब ये, औरत ने इतना कहकर बाजू खोले और उसके नाखून लंबे काले हो गए और उसकी आंखें सफ़ेद, पाँव उल्टे हो गए, बाल एक लंबी चोटी में तब्दील हो गए। तो तुम डायन हो? आमिल का जिस्म कांपने लगा। आमिल ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया था कि डायन ने अपना हाथ आगे किया। इसके नाखून बेहद लंबे और काले हो गए और वो आमिल के पेट में पेवस्त हो गए। पूरी गार आमिल की चीखों से गूंज उठी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, रिफत हरीम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। मगर आंटी, आप मेरी बात भी तो समझे। मैं कैसे कोई भी मुझे आके कहे कि शादी कर लो तो मैं कर लूँ? हरीम को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। रिफत काफ़ी देर से इसके सामने रोई जा रही थी और एक चीज़ की ही रट लगा रखी थी, मेरे बेटे से शादी कर लो। देखो बेटा, तुम वक्त बहुत कम है, अगर आज 12 बजे से पहले मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो इसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तुम प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। रिफत की आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था
और वो हरीम के सामने गिड़गिड़ाई जा रही थी। हरीम और रिफ़त के सिवा कमरे में कोई नहीं था। ठीक है आंटी, मैं आपके बेटे से शादी करूँगी, हरीम ने फैसला सुना दिया। सच? तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रिफ़त को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। रिफ़त ने अपने लिए दोबारा पूछा। हाँ आंटी, अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, हरीम ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा एहसान कैसे उतारूँ। अभी वक्त बहुत कम है। मैंने सना के 3 लहंगे मंगवाए थे ताकि कुछ मसला हो जाए तो लहंगे में तो काम आए। ठीक है आंटी, मैं भी बस 5 मिनट में आई। वो दुल्हन बनी बैठी थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक इसकी शादी हो जाएगी। इसके निकाह को 3 घंटे हो चुके थे। किस तरह इसका निकाह हो गया था, इसकी खाला रेहाना ने आकर वावेला मचाया था, मगर एक चक ने इसका मुंह बंद कर दिया था और वो जा चुकी थी और अलीना को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके गई थी। निकाह के वक्त अलिया को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया गया था। वो बहुत कुछ जानना चाहता था कि सना की जगह हरीम, मगर रिफ़त ने इसे निकाह के लिए मजबूर कर दिया था। इस वक्त हरीम के साथ कमरे में सारा और आयशा बैठी थी, जिन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। जी हेलो, अनीस स्पीकिंग, अनीस ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। देखिए मिस्टर अनीस, मैं इंस्पेक्टर इफ्तिखार बोल रहा हूँ, क्या मेरी हबीब से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ, अनीस कुरैशी। पापा तो किसी काम के लिए शहर से बाहर गए हुए, अनीस ने जवाब दिया। जी वो कब तक आ जाएंगे? हमें इनसे कुछ ज़रूरी काम है, इफ्तिखार साहब ने पूछा। जी परसों तक आ जाएंगे। खैरियत है ना? अनीस ने कहा। जी खैरियत है, हमारे पास एक ऐसा केस आया है कि हम उलझ गए हैं। सोचा आपके अबू एक्स साइंटिस्ट हैं तो बात कर लेते हैं, इफ्तिखार ने बताया। जी वैसे साइंटिस्ट तो मैं भी हूँ, पापा के गैर मौजूदगी में मैं ही सब संभालता हूँ। आप चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अनीस। वैसे तो इन सब केसेस से दूर रहता था, मगर इस बार इसे कुछ और भी शक था। ठीक है अनीस साहब, तो आज शाम 5 बजे चाय पर मिलते हैं, इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने कहा। ओके सर, गुड बाय, खुदा हाफिज़, अनीस ने जवाब दिया। भाभी भाभी, सारा की आवाज़ पर हरीम सोचों की दुनिया से बाहर आई। जी जी, हरीम ने कहा। क्या हुआ भाभी, कहाँ गुम हो इतनी देर से? सारा ने सवाल किया। कहीं नहीं, हरीम ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। ओहो, अपने दूल्हा जी के इंतज़ार में खोई गई हैं, आयशा ने शरीर लहजे में कहा। सारा ने आयशा को घूरा। सोच रही हूँ ये सब कितनी जल्दी हो गया ना, हरीम ने यूं ही खोए खोए लहजे में कहा। हाँ भाभी, ये बात तो है, एक लड़की के कितने अरमान होते हैं, कितनी ख्वाहिशें होती हैं, पर तो यहाँ तो सब कुछ ऐसे हुआ ना कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सारा ने एक लंबा सांस लेकर कहा। हाँ भाभी, पर आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जिस तरह चाहती थी इसी तरह शादी होगी। आयशा हरीम को बाजुओं में समेटकर दिलासा दिया। हाँ ज़रूर, हरीम ने आयशा के कंधे पर सर रख दिया। इतने में कमरे का डोर खुला और रिफ़त अंदर दाखिल हो गई। कैसी हो हरीम बेटा? रिफ़त ने आयशा और सारा को इशारा किया। दोनों उठकर कमरे से बाहर चली गई। रिफ़त ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हरीम के पास बेड पर बैठ गई। देखो हरीम बेटा, आज जो तुमने मुझ पर एहसान किया है ना, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊँगी। तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है। सच कहूँ तो एक पल के लिए मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर फिर खुदा ने यहाँ तुमको फ़रिश्ता बनाकर भेज दिया। देखो हरीम, हम आज 21 साल बाद यहाँ सिर्फ़ एक बिज़नेस डील के लिए आए थे। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ आकर हमारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा साया था जो आज शादी के बाद हट गया है। मैं जानती हूँ बेटा इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। रिफ़त ने इतना कहकर हरीम के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, पर तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं तुम्हें एक माँ से ज़्यादा प्यार करूँगी। तुम्हें कभी मेरे घर में कोई परेशानी ना होगी और ना ही कोई तकलीफ़। तुम सबसे पहले मुझे आकर बताओगी, सास नहीं माँ समझ के, बल्कि एक दोस्त समझ के। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। ये वादा है तुमसे मेरा हरीम, और उम्मीद है तुम भी एक अच्छी बेटी बनकर दिखाओगी। हरीम अभी तक सर झुकाए बैठी थी। जी माँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगी, हरीम ने इसी तरह सर झुकाए हुए जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। रिफ़त ने उठकर हरीम के सर का बोसा लिया और चली गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।